Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हेमंत, फोर्टिस पे भी नज़र बनी रहेगी कल के लिए, क्योंकि इसकी एजीएम से क्या उम्मीद की जा रही है? क्या आपको लगता है कि मैनेजमेंट में बदलाव फाइनली कल जिस तरह से 2 माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की मांग बनी हुई है वो होता हुआ नजर आएगा? क्या हो रहा है आगे? देखिए, अब हम जो कह रहे थे कि बहुत समय लगेगा, डील जल्द में होने वाली नहीं है। बर्मन्स और मुंजाल से मिलकर जो बोली लगाई है उसके ऊपर माइनॉरिटी शेयरधारक खुश नहीं है और कल की बैठक में अगर वोटिंग की बात आएगी तो वो इसके विपरीत वोट करने वाले हैं। और देखिए हुआ क्या, इंटरेस्टिंगली इस बैठक से पहले अब 3 लोगों ने इस्तीफा दे दिया और ये होना ही था। और हम लगातार कह रहे थे ये बोर्ड से जब तक पुराने लोग जो हैं, जो कि शिवेंद्र सिंह और बलविंदर सिंह द्वारा नियुक्त किए गए थे, वो हटेंगे नहीं, तब तक डील नहीं मानी जाएगी और ये हो ही नहीं पाएगी डील। और इसीलिए देखिए, ये डील को होना था तो फिर इन लोगों को निकलना था। अब लगता है नए कौन से लोग होंगे वो बोर्ड पर आएंगे और वो अब जाहिर सी बात है बेहतर लोग होंगे तो बोर्ड पूरा बनेगा और उसके बाद बोर्ड उसके ऊपर विचार करेगा। पिछली वाली बात जो मुंजाल साहब ने और बर्मन साहब ने एक प्रस्ताव दिया है, इसको नया बोर्ड किस तरह से देखता है और फिर माइनॉरिटी शेयरधारक किस तरह से देखते हैं, तो मामला अभी हाल फिलहाल में सुलझने वाला नहीं है। बोलियां ऊपर जरूर आ रही हैं, लेकिन देखिए एट द एंड ऑफ द डे बोर्ड को डिसीजन लेना है और पहले बोर्ड को डिसीजन लेने के लिए वो बोर्ड मेंबर्स तो होने चाहिए। अब बोर्ड लोग में जो लोग थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो अभी भी ये मामला जो है वो हाल फिलहाल हफ्ते 2 हफ्ते वाला मामला नहीं है कि सुलझ जाएगा। समय लगेगा इस डील में। होगी, एसेट अच्छे हैं, लेकिन हम बार बार कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि आज आप लें और कल आपको प्रॉफिट हो जाए। देखिए ये 160 के ऊपर जाने में इसको पसीना आता है, अब 150 के आसपास पड़ा हुआ है, तो जो लोग खरीदते हैं वो फंस जाते हैं जनरली इन इवेंट से पहले। तो हमारी राय तो साफ तौर पर यही है कि इसको ट्रैक करिए। तो एजीएम में केस स्टडी बढ़िया है। एजीएम में क्या ये डील रिजेक्ट हो जाएंगी अभी जो सामने आई है, जो बोर्ड ने अप्रूव करके भेजी है? कल दरअसल शेयरधारकों को इसके ऊपर वोट करना है, तो समझ में यही आ रहा है कि माइनॉरिटी शेयरधारक तो इसके हक में ही नहीं है और वो लोग अगर वोट करेंगे इसके अगेंस्ट में तो फिर ये डील फिर ठंडे बस्ते में पहुंच जाएगी। और देखिए ज़्यादातर बाजार को यही पसंद आएगा कि टीपीजी के साथ मिलकर जो डील होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी, मणिपाल के साथ मिलकर जो डील होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। लोग, आपने याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी तो क्या कह रहे थे कि मुंजाल्स और बर्मन्स ने खुद हॉस्पिटल्स चलाए नहीं है, तो बड़ी कंपनी, फॉरेन कंपनी कोई हॉस्पिटल को लेती है या फिर कोई ऐसी कंपनी हॉस्पिटल्स को लेती है जो हॉस्पिटल्स चलाने के कारोबार में है, वो बाजार को पसंद आएगी। आईएचएच अगर लेती है तो ज़्यादा अच्छी होगी। तो आईएचएच और मणिपाल ये 2 दरअसल सीरियस दावेदार हैं, ये लेंगे तो फिर शेयर में बाजार मानकर चलेगा कि और अच्छी रीरेटिंग होगी डील होने के बाद, लेकिन समय लगता है। बिल्कुल, यहाँ पर फिलहाल फोर्टिस में शायद कल कोई नतीजा निकल कर नहीं आएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। संदीप जैन, कोई व्यू है आपका? आप क्या राय दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? जाहिर है कि आपसे लगातार लोग पूछते होंगे फोर्टिस ले लें, क्या करें? मुझे लगता है कि लेना चाहिए। देखिए ये लेवल्स ऐसे है जहां से डाउनसाइड रिस्क कम है और अपसाइड मुझे अच्छी दिखती है। और जो हेमंत जी ने कहा वो बहुत सही कह रहे हैं कि आईआईएचएच और प्लस अगर मणिपाल आता है तो ये अगर एक्वायरर्स होते हैं तो शेयर होल्डर्स को ज़्यादा फायदा होगा और स्ट्रेटेजिक फायदा होगा। क्योंकि देखिए मुंजाल्स एंड बर्मन्स नाम अच्छे हैं, हर तरीके से सही है, बड़े कॉर्पोरेट्स है, बट एक्सपीरियंस नहीं है उनका। और ये सारी चीज़ें अब फ्रेश हुई और देखिए इतने दिनों में येस बैंक अब इस बार वो भी एक्टिव हुआ है, तो देखिए कल ईजीएम में क्या होता है। बट ओवरऑल आई फील कि कोई अच्छा ग्रुप लेता है, इंटरनेशनल ग्रुप लेता है तो फायदा होगा शेयर होल्डर्स को फ्रॉम दी परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी बहुत वैल्यू है, डायग्नोस्टिक का कारोबार है, हॉस्पिटल्स है और अच्छी क्वालिटी की कंपनी है इन टर्म्स ऑफ द बिजनेसेस। सो लेट्स सी। तो मेरे हिसाब से तो इन्वेस्टमेंट तो बनता है और डाउनसाइड अगर आता भी है तो घबराए नहीं, क्योंकि ये सारे ड्रामा में कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में वापस रिजल्ट्स बेहतर ही होंगे। ओके, तो ये है आपकी कॉल। स्पीच यस बैंक का चूंकि आपने चर्चा की, यस बैंक मेरी नज़र पे आया, काफ़ी तेज़ी से गिरावट आई है। जब सारा बैंकिंग सेक्टर का मूड सुधर रहा है, यस बैंक दिन के लोस पे है। श्रीकांत, एक कॉन्ट्रा बाय कॉल बनता है क्या यहाँ पे? नहीं प्रदीप जी, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कॉन्ट्रा बाय लेना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टॉक था इसने एक अच्छे अपमूव के बाद एक काफ़ी लंबा एक साइडवेज कंसोलिडेशन फॉर्मेशन फॉर्म किया था, उसके बाद अभी इसमें ब्रेकडाउन है। तो उसके बेसिस पे मुझे लगता है शायद ये 335 वाला स्टॉक शायद 320 या 22 के लेवल्स पे जाके स्टेबलाइज होगा, उसके बाद ये रिकवर हो सकता है। और उसी वजह से मुझे लगता है कि ये काफ़ी दिनों के बाद अगर ये 340 के नीचे का अगर बंद दे रहा है
तो इसमें सेल ऑफ और थोड़ा बढ़ेगा, तो इससे बेहतर है कि थोड़ा दूर रहे, वो फ़ायदेमंद हो सकता है यस बैंक से। ऑलराइट, तो इससे दूर रहिए। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट देखिए, अब जब बायबैक का प्राइस आ जाता है, डिटेल्स आ जाती है, तो लोग इसमें आज पोजीशंस छोड़ते हुए दिख रहे हैं। सुबह से ही देखिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट फिसल रहा है, दिन के निचले स्तर पर इस समय कारोबार होता हुआ 210 के ऊपर भी निकला था जब बायबैक का अनाउंसमेंट आया था। लेकिन देखिए जब सामने सारा डील आ गई उसके बाद आज स्टॉक में देखिए 8% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। यही नहीं, बाकी सारे हाई बीटा स्टॉक देखिए, एनसीसी देखिए आज 6% नीचे है, एचसीसी खैर ये तो काफ़ी दिनों से गिर रहा है, ये भी 6% नीचे है। इसके साथ साथ देखिए बाकी के जो हाई बीटा शेयर हैं, एचडीआईएल, यहाँ पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। मिड कैप्स में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए कार्यक्रम में एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, टीएस हरिहर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिहर साहब स्वागत है आपका। ये मिड कैप का पेन 31 से पहले ख़त्म नहीं होता दिख रहा, क्या आपको भी यही लग रहा है? और इसके कारण क्या वही खबर है कि सेबी के नए नियमों के तहत म्यूचुअल फंड्स को अपने पोर्टफोलियोज में रीजिक करना पड़ रहा है और कुछ शेयरों को बेचना पड़ रहा है? ये जो खबरें हैं, क्या यही मूल कारण है या कोई और भी नजर आ रहा है आपको? नहीं, फिलहाल तो और कोई कारण नजर नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से। ये जो रिक्लासिफिकेशन का सेबी ने नॉर्म्स लाया हुआ है, आई थिंक उसकी वजह से शायद ये डिले हो रहा है। तो अब क्या करना चाहिए फिर? क्योंकि जैसा कि अभी जैन साहब कह रहे थे कि देखिए बहुत परेशान हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, और जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स एचयूएल जैसे शेयर कम खरीदते हैं और मिड कैप्स में ज़्यादा पैसा डालते हैं, और ये बात हमने देखी है। तो अभी मिड कैप्स में थक के छोड़ दें पोजीशन, या अगर अच्छे मिड कैप्स हैं तो डटे रहें और खरीदें? नहीं, देखिए जहां तक मिड कैप्स का सवाल है, आई थिंक आपका फोकस हमेशा ही थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। और मैं मानता हूं कि ओवरऑल कोई ब्रॉड मैक्रो मिड कैप स्ट्रेटजी लेना अच्छा नहीं होगा। आई थिंक यू टू बी अ वेरी स्पेसिफिक मिड कैप बायर। और आप देखिए कि जो ग्रोथ से जो मिड कैप को बेनिफिट्स होती है, वीक रुपी से जिन मिड कैप्स को बेनिफिट होती है, आई थिंक ऐसे मिड कैप्स आपको फोकस करना चाहिए। आपको बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, बिकॉज एज अ होल मिड कैप आई थिंक काफी एक हेटेरोजेनस ग्रुप है। ओके, लेकिन देखिए फिलहाल मिड कैप इंडेक्स दिन के लोस पर ही चलता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा अंडर परफॉर्मर ये लगातार बना हुआ है। लेकिन आज आप कहां दाव लगाएं? जाते जाते आखिरी आधे घंटे में तेजी करें या मंदी, मिड कैप में या लार्ज कैप में, बीटीएसटी या एसटीबीटी? क्या है हमारे एक्सपर्ट्स की कॉल? शुरुआत करते हैं आशीष केलकर की कॉल यहाँ पर आ रही है kiranjathau.com की। इन्होंने सेल कॉल दी है हेवल्स पे, स्टॉप लॉस 530 पे लगाएंगे, 512 तक के टारगेट दिखाई देते हैं, और डीवीज पर तेजी करना चाहते हैं 1115 के स्टॉप और 1165 के टारगेट के साथ। नितिन मुरारका एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव हेड, और ये कह रहे हैं यूपीएल बेचना चाहते हैं। 650 तक के टारगेट से 695 का एक स्टॉप लॉस रखे हैं। येस बैंक जिसका जिक्र हम अभी कर रहे थे, यहाँ पर भी उनकी तरफ से बिकवाली करने की राय आ रही है। 340 का स्टॉप लॉस रखे, 320 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। श्रीकांत जी, आपके बीटीएसटी एसटीबीटी आइडियाज दोनों ही बताइए। मुझे लगता है कि जो बीटीएसटी में अगर कॉन्ट्रा बाय अगर लेके जाना है तो एक सन टीवी लेके जा सकते हैं। ये 935 के करीब ये ट्रेड कर रहा है, और अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो सुबह से अभी तक ये स्टॉक इसी लेवल के आसपास स्टेबल पड़ा हुआ है। और इनफैक्ट इसके पिछले 15 डेज के ट्रेंड को देखोगे तो इसने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। तो समाव मुझे लगता है कि करंट लेवल से हम सन टीवी को लॉन्ग लेके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेंगे 929 के करीब के। और एक जो हमें शॉर्ट लग रहा है, जो शॉर्ट कैंडिडेट लग रहा है, वो है भारत फाइनेंस। और काफ़ी सारे स्टॉक्स में एक अच्छी बिकवाली देखने को मिली है, इंक्लूडिंग हिंदुस्तान लीवर जो काफ़ी दिनों से ऊपर चल रहा था, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, सब में बिकवाली देखने को मिली है। मुझे लगता है शायद जैसे मार्केट का क्लोज आ रहा है और वो काफ़ी वीक नोट पे है, तो मुझे लगता है जितने भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है वो भी नीचे आएंगे। भारत फाइनेंस शॉर्ट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेंगे 1185 के, और टारगेट्स रहेंगे 1120, 1125 के। ओके, आज इस पूरे स्पेस में इनफैक्ट इक्विटास की भी काफ़ी पिटाई होती हुई नजर आई है, तो जाहिर है कि एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन्स भी आपको शॉर्ट करके मुनाफा दे सकता है। वागले साहब, आप क्या करेंगे आज? प्रदीप, मेरा एक एसटीबीटी है जो है बायोकॉन, जिसमें मैं बेचना चाहता हूँ 630 के स्टॉप लॉस से, और मेरा टारगेट होगा 600 का। और बाय करके चलूँगा कैन बैंक में बीटीएसटी के तौर पे 243 के स्टॉप लॉस से, मेरा टारगेट होगा 261। कैनरा बैंक खरीदिए। बायोकॉन पर भी राय निकल कर आई है। हरिहर साहब, ये जो बैंकों में आज पीएसयू बैंकों में तेजी देखने को मिली है, क्या ये सस्ते हैं इसलिए लोग इन्हें खरीद रहे हैं, या
एसबीआई के नतीजों से पहले ये बाइंग हो रही है या कोई और वजह है? भूषण स्टील मूल कारण है, इतनी बड़ा आउट परफॉर्मेंस पीएसयू बैंकों में आज क्यों? देखिए, मैं तो मानता हूँ एसबीआई के रिजल्ट्स पे कोई खास एस्टिमेशन नहीं है। जो भी एक बाउंस है वो खास करके भूषण स्टील के डील कंप्लीट होने से हुई है, क्योंकि ये जो $5 बिलियन का डील हुआ है, आई थिंक इसका एक ही मतलब है कि आगे जो बड़े केसेस हैं, जैसे वीडियोकॉन है, जैसे एसआर स्टील है, जैसे ब्रजबिनानी सीमेंट्स है, आई थिंक इन सारे डील्स क्लोज हो जाएंगे। और इससे माना जाता है कि अगले 1 साल में बैंक्स को लगभग 1 लाख करोड़ का जो एनपीए राइट बैक मिलेगा, आई थिंक उससे एक बहुत बड़ा फायदा इनकी इनकम स्टेटमेंट में आएगा। और मैं मानता हूँ आज जो भी पीएसयू बैंक्स बड़े हैं, ये शायद से एक पीएसयू बैंक्स का बॉटमिंग आउट हो सकता है, और यहाँ से हम एक बहुत बड़ा रैली पीएसयू बैंक में देख सकते हैं। तो क्या खरीदेंगे फिर? कौन से बैंक्स आपको लगता है कि फिर बहुत बड़े रैली के लिए तैयार हैं और लेके रख लिए जाएं? देखिए, मैं जो सेकेंड लेवल ऑफ पीएसयू बैंक है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, आई थिंक इन बैंक्स में मैं ज्यादा फोकस करूंगा। जहां तक पीएनबी का सवाल है, आई थिंक 75-76 पे डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, पर जिस तरह से इन्होंने 18% ग्रॉस एनपीएस अनाउंस किया है, हम लोग पीएनबी पे थोड़े कॉशियस है। बट डेफिनेटली आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, ये 3 स्टॉक तो खरीद सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक खरीदने की राह है। कैनरा बैंक ट्रेडिंग के लिहाज से वागले साहब भी बता रहे हैं और भसीन साहब भी बता रहे थे बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदिए, बैंक ऑफ इंडिया खरीदिए और इंडियन बैंक खरीदिए। उनको एक और ये स्टॉक भी पसंद है। इंडियन बैंक रिलेटिवली एसेट क्वालिटी के लिहाज से बेहतरीन बैंक्स में शामिल है, जो कि करीब 7-7.5% का ही एनपीए रखता है। याद रखिए, एसबीआई का एनपीए भी 10% के ऊपर निकल चुका है, लेकिन इंडियन बैंक उससे भी बेहतर एसेट क्वालिटी वाला स्टॉक है। तो ये वो स्टॉक जो हमारे एक्सपर्ट्स आपको सुझा रहे हैं। लेकिन आपको एक खास बात हम बता दें, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने अभी जो आइडेंटिफाई किया है, 3 स्टॉक्स ये बता रहे हैं, BEML, डिश टीवी और जस्ट डायल। इनमें जो मार्केट वाइड पोजीशन है वो 95% से ऊपर निकल गई है, और इसका मतलब है कि अब ये बैन में जाने वाला है। यानी कल सुबह जब हम आपको अपडेट करेंगे कि आज शाम बाजार बंद होने के बाद इन पे नए पोजीशन बनाने पे रोक लग गई वायदा कारोबार में। तो BEML और जस्ट डायल खासतौर पे फोकस में है। डिश टीवी में तो कोई ऐसा खास ट्रेंड है नहीं। क्या इस आंकड़े को देखते हुए ये मानना चाहिए कि चूंकि ये बैन हो सकता है, और हम अक्सर यहाँ पे देखते हैं कि बैन में जाने के बाद जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा अटक जाता है। वागले साहब, क्या पोजीशन काटने की राय देंगे, मंदी पे मुनाफा वसूली करने की राय देंगे BEML और जस्ट डायल में? प्रदीप, मैं ये मानता हूँ कि अगर ट्रेंड आपके साथ है तो बैन में भी स्टॉक्स चलते हैं, तो डेफिनेटली वो बड़ी वाली मूव नहीं आएगी। बट मेरा जस्ट डायल में मैंने जो मॉर्निंग में 360 का टारगेट कहा था, ये पोजिशनल टारगेट है। 2 या 3 या 4 दिन में मैं उसको मेंटेन करूंगा, और जब तक ये 430 के ऊपर जाता नहीं है ये सस्टेन नहीं होगा। शायद बैन में है तो बड़ी वाली मूव आने में टाइम लगेगा, लेकिन ट्रेंड डेफिनेटली डाउन है। नंबर तो देखिए खराबी आने की उम्मीद है प्रदीप। आज नंबर सभी आने हैं, तो नंबर्स आने से पहले ये गिर रहा है और गिरने के साथ साथ बैन में आने की कोशिश हो रही है, तो इसका मतलब है नंबर्स थोड़े और ढीले आने की बात ही है। तो ध्यान रखिए। फिर BEML में तो देखिए, अब आज सबको समझ में आ रहा था कर्नाटक वाली खबर को किस तरह से प्ले करें, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक्सेस शॉर्ट्स हो गए होंगे। लेकिन जस्ट डायल तो जनरली ज़्यादातर समय बैन में अपने इतिहास में जो है वो बैन में रहा है, और बैन में ये अपने आप नहीं आता है, जनरली ये लाया जाता है। ये भी बाजार को दरअसल पता ही है। तो आज बिल्कुल वही हो रहा है। इससे मैं एज अ ट्रेडर ये समझना चाहूँगा कि नंबर्स ढीले आने वाले। हरियर साहब, ट्रैक करते हैं क्या आप जस्ट डायल? कुछ लोग कहते हैं जस्ट डोंट डायल, शायद जैन साहब ने ही इसका नाम दिया था, जस्ट डोंट डायल। जैन साहब से भी पूछूंगा, लेकिन पहले एक टिप्पणी आपसे, TS जस्ट डायल के ऊपर आपकी राय क्या है हरियर साहब? नहीं, मैं जैन साहब से बिल्कुल सहमत हूँ। आई थिंक जस्ट डोंट डायल इज द आंसर, क्योंकि ये स्टॉक पिछले लगभग 2-3 साल में इतना डिसअपॉइंट किया है। आई थिंक 2200 का स्टॉक 400 तक आ गया, और आई थिंक इट हैज बीन वेरी वॉलेटाइल बिटवीन 300 एंड 500। तो मैं मानता हूँ कि आपको ऐसा कोई IT स्टॉक खरीदना है तो मार्केट में बहुत सारे बेहतर चॉइसेस है। आई थिंक जस्ट डायल इज टू वॉलेटाइल, और मैं तो ये स्टॉक पर ट्रेड करने की सलाह नहीं दूंगा। जैन साहब, जस्ट डोंट डायल या प्लीज जस्ट डोंट डायल, कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं आप? आगे या पीछे प्रीफिक्स सफिक्स लगाना चाहते हैं? जैन साहब हमारे साथ शायद हैं जयपुर से। जैन साहब, आपको आवाज आ रही है?
हेमंत जी देखिए, मैं इस शेयर पे तो देखिए 1500 रुपये, 1100 रुपये, 4 फिगर से कई फिगर्स तक शॉर्ट की ही राय दिया हूँ। शॉर्ट क्योंकि मैं फंडामेंटली ट्रैक करता हूँ तो मैं ज़्यादा एफएनओ में शॉर्टिंग की बात नहीं करता, बट हमेशा एग्जिट की राय दी। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की वॉलेटिलिटी और बहुत अजीब सा मूवमेंट और हमेशा बैन में रहता है, इन टाइप के स्टॉक से निवेशक दूर रहें, ज़्यादा अच्छा है। बाकी जो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल था, वो बिजनेस मॉडल अब एक तरीके से थोड़ा सा आउटडेटेड सा लगने लगा है। इससे ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड लीड जनरेशन मॉडल्स मार्केट में आ गए हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। तो मुझे ऐसा लगता है, और प्लस जो इन्होंने अपनी कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज शुरू करने की कोशिश की थी, बट वहाँ पे इनको कोई बहुत बड़ी सक्सेस हाथ नहीं ली है। रादर इम्प्लीमेंटेशन की और एग्जीक्यूशन के भी इश्यूज आए थे, तो उसको मार्केट ने काफ़ी नेगेटिवली लिया। बाकी स्टिल रेवेन्यूज आ रहे हैं, बैलेंस शीट तो ठीक है, नेट प्रॉफिट के आंकड़े भी आते हैं। तो आगे की विजिबिलिटी की वजह से ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल और बहुत ज़्यादा टूटता है। बाकी मेरे हिसाब से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा। विजिबिलिटी की कमी की वजह से यहाँ पर कमजोरी आप देख रहे हैं, तो नतीजे आएंगे, उसका इम्पैक्ट तो होगा। लेकिन जो एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसमें नेगेटिव हुआ है, काफ़ी निवेशकों ने जो सोच समझकर पैसे लगाते हैं, उन्होंने पैसे यहाँ से हाथ खींचे हैं, उसका असर है। लेकिन एक और स्टॉक आपके सामने। अब देखिए, बात करते करते जब हमने बात करनी शुरू कर दी शेयर पे, तब ये शेयर था 4% नीचे और अब हो गया 7% नीचे। तो आप समझिए, अब जब हम लोग बता रहे हैं कि नतीजे अगर कमज़ोर आने वाले हैं तो लोग उसके ऊपर एक्ट भी करें, लेकिन ध्यान रखिएगा जो हमने पहले बताया था कि ये हो सकता है एफएनओ के बैन में आ जाए, लेकिन नंबर्स तो बाजार देखिए समझदार है, नंबर्स कमज़ोर आने वाले हैं, ये इस चार्ट में दिखने लगा है। बहुत देखिए तेज़ी से नीचे की तरफ ये शेयर फिसलता हुआ इसमें। एक रिलेटिवली इलिक्विड स्टॉक है, उस पर भी खबर आई है, आपको बता दें। मैक्लॉयड रसल का बोर्ड बाई बैक पर विचार करने वाला है। 30 तारीख को होगी बोर्ड मीटिंग। वो स्टॉक हालांकि ज़्यादा रिएक्ट करता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, और ऐसे भी यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा एक्शन देखते नहीं है, ट्रेडर्स की बहुत रुचि इसमें नहीं होती। मैक्लॉयड रसल वो स्टॉक आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, एक बार की शार्प रिकवरी निचले स्तरों से इस खबर के बाद देखी गई है, फ्लैट सा होता हुआ अब ये स्टॉक दिखाई दे रहा है 144 145 के आसपास। हरियर साहब, ये शेयर के भाव को बचाने के लिए जो आजकल बायबैक का सिलसिला शुरू हुआ है, इस पर आपकी एक टिप्पणी, क्योंकि आप सीजन्ड एक्सपर्ट हैं, आप इस चीज़ को समझते हैं। हमने पिछले कुछ दिनों में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की तरफ से एक बायबैक देखा, तो जब बायबैक का अनाउंसमेंट आता है तब तो शेयर चल जाता है, अनाउंसमेंट आने के बाद जब भाव आ जाता है, वैल्यू आ जाती है, उसके बाद गिरता है। और आज देखिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट नीचे है, पीसी ज्वेलर्स में सेम अनाउंसमेंट आया, शेयर भागा, डिटेल्स आई, शेयर नीचे। आप कैसे रीड कर रहे हैं इन सबको? देखिए, मेरा मानना है कि ये जो बायबैक का अनाउंसमेंट है, आई थिंक ये कुछ हद तक आपके स्टॉक प्राइस को सपोर्ट कर सकते हैं। आप मिसाल के तौर पे पीसी ज्वेलर्स देखिए, आई थिंक इनका जो बायबैक का प्राइस है वो तो काफ़ी ऊपर है, लेकिन ये स्टॉक तो लगभग 160 या 165 के आसपास मंडरा रहा है। तो बायबैक आई थिंक जहां आपके पास फंडामेंटली एक स्टोरी हो, आई थिंक वहां पे बायबैक आपके लिए कुछ मायने रखता है। लेकिन पीसी ज्वेलर्स जैसे केस में आप 500 पे भी बायबैक करोगे तो आई डोंट थिंक स्टॉक प्राइस पे ज़्यादा कुछ खास फर्क पड़ेगा। तो आई वुड बिलीव बायबैक के झांसे में नहीं फंसना चाहिए। हरियर साहब की आवाज कुछ कट गई। जैन साहब, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं ना? बहुत ज़्यादा देखिए इम्पैक्ट नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों का। आजकल क्या है, ये सारी गिमिक्स है और सबको समझ में आने लग गई है। और एक तरीका भी है, देखिए कुछ तो टैक्सेशन का भी कुछ बेनिफिट्स रहते हैं, डिविडेंड्स के थ्रू दे नहीं सकते हैं, तो इस तरीके से कर ले। और जब मार्केट की प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे आने लगती है तो ये एक तरीके से टूल है जो मैनेजमेंट कोशिश करती है कि संभाल ले। और एक तरफ तो देखिए ये कंपनी ने प्लेजिंग भी कर रखी है और दूसरी तरफ बायबैक की भी बात कर रहे हैं। सो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस वैसे भी टी स्टॉक्स पे नहीं आ रहा है। पास्ट में कुछ 3-4 साल पहले मैंने कभी रेकमेंड किया था जयश्री टी और ये सब, और कुछ दिन पहले मैंने यूनाइटेड टी बोल के एक स्टॉक रेकमेंड किया था शाम के शो में, कल के बाजार के शो में अक्टूबर महीने में। बट मैक्लॉयड रसल एफएनओ में था पहले, बहुत वॉलेटाइल रहता था, और मेरे हिसाब से टी स्टॉक्स में फंडामेंटल इश्यूज है और काफ़ी नज़दीकी से ट्रैक किया हुआ इस सेक्टर को मैंने। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इस सिक्लिकल इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्टर्स को नहीं लगाना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से कोई अच्छे सपोर्ट्स पे आ जाए तो वहाँ बाई कर लीजिए, रेजिस्टेंसेस पे सेल कर लीजिए, और ट्रेडिंग से पैसा बनेगा, इन्वेस्टमेंट से इस सेक्टर में पैसा नहीं बनने वाला है। ओके, ट्रेड करें, इन्वेस्टमेंट नहीं। 250 वाला 150 के नीचे आ चुका है स्टॉक, और ऐसे में बाई बैक की घोषणा होती हुई आज के दिन। लेकिन देखिए स्टॉक टिक नहीं रहा है, लोगों ने इस मौके का भी, इस खबर का भी फायदा बेच कर ही उठाया है, ऐसा लगता है।
एक स्टॉक जिस पे नज़र होनी चाहिए, कल जो आने वाले नतीजे हैं उनमें मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स के भी नतीजे आने वाले हैं। 1500 के आसपास इस स्टॉक के हाईज हैं और वहाँ से पिछले 4 से 5 महीने के दौरान लगातार इसमें हमने गिरावट आते हुए देखी है। संदीप जैन, इसको कैसे देखते हैं आप? नतीजे तो हमारी उम्मीद तो अच्छी है, अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी हर एक पैमाने पे। देखिए, एडलवाइज के रिजल्ट्स अच्छा है। मोतीलाल ओसवाल अगेन अ वेरी रिस्पेक्टेड नेम हमारी इंडस्ट्री में, ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में। तो मैं तो वैसे देखा जाए, और प्लस कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट्स है वो ज़बरदस्त है। भले वो अलग अलग तरीके से इनके कई इन्वेस्टमेंट्स हैं और हाउसिंग फाइनेंस और सब में काफ़ी एक्टिव है। तो मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि वैल्यूएशंस की वजह से और काफ़ी जो चले हुए स्टॉक्स है उनमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है मार्केट में। बट स्टिल मेरी राय यही रहेगी कि जिन्होंने भी ले रखा है वो होल्ड करें। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा मार्केट्स के साथ ये स्टॉक्स चलते हैं तो थोड़ा वेट करना चाहिए बाइंग डिसीजंस के लिए, फ्रेश बाइंग डिसीजन के लिए। बट सर्टेनली इट्स अ होल्ड रहेंगे। हरी, आपकी क्या कॉल है इस पे? क्या 40% करेक्शन जो अब तक हमने देखा है 5 महीने में मौका बनता है या अभी नहीं? हरी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं लगता है। हाँ जी, मोतीलाल ओसवाल की बात हम कर रहे हैं। कल नतीजे हैं, हमारा अनुमान है कि 80% आमदनी बढ़ेगी, 65% मुनाफा बढ़ेगा। स्टॉक 40% नीचे आया है पिछले 5 महीने में, क्या करेंगे? मैं तो मानता हूँ खरीदारी करनी चाहिए, बिकॉज ये जो ब्रोकिंग एंड फाइनेंसिंग स्टॉक्स है, मैं तो मानता हूँ ये तो एक मल्टी ईयर बुल रन में है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इंडिया में जो सेविंग्स रेट है वो ज़्यादातर एक्विटीज़ में जा रहा है। आई थिंक स्मॉल फाइनेंस स्प्रेड हो रहा है। तो ये जितने भी कंपनीज है, जैसे इंडियन फलाइन, मोतीलाल, ये सारे कंपनीज काफ़ी हद तक फिनेंस कंपनीज है और कुछ छोटे हद तक ब्रोकिंग कंपनीज भी है। तो मैं मानता हूँ कि अगले 4-5 साल में इनके लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है। तो आफ्टर 40% करेक्शन डेफिनेटली मैं तो मोतीलाल खरीदने की सलाह दूंगा। ऑलराइट, और देखिए पेट्रोनेट के नंबर्स आते हुए इस समय आपकी स्क्रीन पर, और मुनाफे का जो अनुमान था 551 करोड़ रुपए का, वो आया 522 करोड़ रुपए का। तो अनुमान से कम आया ये मुनाफा। और देखिए अब ये शेयर तेजी से नीचे की तरफ फिसलता हुआ। एबिटा का आंकड़ा देखिए 850 करोड़ रुपए के सामने 822 करोड़ रुपए का है। पेट्रोनेट एलएनजी लाते हैं सबसे पहले तो चार्ट आपके सामने और दिखाते हैं आपको किस तरह की कमजोरी स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो सेकेंड हाफ से देखिए तेजी से फिसल रहा था स्टॉक, और अब जो इसके नतीजे हमारे सामने आए हैं वो थोड़े वीक ही नजर आ रहे हैं। तो जल्दी से एक बार श्रीकांत जी चार्ट देखिएगा पेट्रोनेट एलएनजी। हालांकि हमें पता था कमज़ोर नंबर्स आने वाले हैं और काफ़ी दिनों से हम लोगों को बता भी रहे थे, इस बार पेट्रोनेट एलएनजी से कुछ खास अपेक्षाएं मत रखिएगा, क्योंकि बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे थे कि उनको इस बार रिजल्ट से कुछ खास एक्सपेक्टेशंस है नहीं। मार्जिन का आंकड़ा भी अब मेरी स्क्रीन पर आता हुआ 10.5% का पोल था और 9.5% के आसपास के मार्जिन आए हैं। तो कमज़ोर आंकड़ों की अनुमान था, कमज़ोर ही नज़र आ रहे हैं। यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा स्टॉक या नीचे? श्रीकांत जी बताइए, आपने तो चार्ट देखे हैं इसके, कैसे नज़र आ रहे हैं? उसके बाद हम एक फंडामेंटल व्यू भी लेंगे। हेमंत, वैसे ये जो स्टॉक है उसमें कंसिस्टेंट सेल ऑफ देखने को मिला है। 270 के लेवल्स के छूने के बाद अक्टूबर 2017 से स्टॉक लगातार गिरते आ रहा है, जबकि मार्केट काफ़ी ऊपर नीचे हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि अभी ये स्टॉक इनफैक्ट अपनी सपोर्ट के करीब करीब जा रहा है। बट येस, यहाँ से जो सपोर्ट है वो है 190 के करीब। तो करंट लेवल से भी एक शायद पकड़ लीजिए कि 5% जितना एक सेल ऑफ देखने को मिलेगा। बट वो 5% की सेल ऑफ में अगर यहाँ से एक लंबी अवधि के नज़रिए के साथ अगर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बट 190-192 के करीब करीब इसे बाय करना चाहिए। ओके, और चलिए बारी है चार्ट का चैलेंज देखने की। थोड़ा सा हम देर से आ रहे हैं इस पर, लेकिन अब मौका है आपको बताने का कि क्या था आज का वो शेयर और कौन बना आज का विनर। तो सुबह हमने आपको जो चार्ट दिखाया था, ये आपके सामने वो चार्ट एक बार फिर से आप देख सकते हैं। भारी नुकसान किया है पिछले 12 महीने में इस कंपनी ने, इस शेयर ने, अगर आपने यहाँ पर निवेश किया हो। अब बारी है आपको बताने की कौन सा था ये चार्ट, और आइए आपके सामने है ये। डॉक्टर रेड्डीज लैब 26% का नुकसान 12 महीने के दौरान हमने आते हुए देखा। इसके बाद हमने आपको इसके बारे में कुछ क्लूज भी दिए थे, एक बार फिर से आपको वो भी याद दिला देते हैं। हमने आपको बताया था कि ये एक ऐसी कंपनी है जिस पर अमेरिका में कोई भी कदम उठाया जाए तो उसका बड़ा असर पड़ता है। तो जाहिर है कि यूएस FDA का असर लगातार देखने को मिलता है। तो हमारे इस क्लू को, चार्ट को सबसे सही पढ़कर
सटीक अंदाज लगाया अहमदाबाद के प्रज्ञेश कुमार ने। तो प्रज्ञेश बने हैं हमारे विनर आज के दिन। प्रज्ञेश अहमदाबाद से गुजरात के पहले विनर फाइनली निकल कर आते हुए अब नजर आ रहे हैं और प्रज्ञेश के साथ हम कल मिलेंगे 11 बजे। प्रज्ञेश आपको बहुत बहुत बधाई। अहमदाबाद स्टूडियो में कल 11 बजे आपका स्वागत होगा। आप हमारे एक्सपर्ट से बातचीत कीजिए और हम भी आपसे रूबरू होंगे। तो आप तो गुजराती भी बोलते हैं, गुजराती में थोड़ी बधाई दीजिए। कल देंगे 11 बजे। चलिए, तो अहमदाबाद अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ, मुंबई से भी लोग जीत चुके हैं, इंदौर से भी, दिल्ली से भी एक शख्स जीत चुके हैं। दिल्ली से दो इनफैक्ट आज कल के विनर भी दिल्ली से थे। तो फिर देखिए, पूरा इंडिया हमारे साथ है इस चार्ट के चैलेंज में। मैं यही साबित करना चाहता था। और देखिए, लगातार देश में हर कोने से जो ट्रेडर्स हैं वो सुबह सुबह देखते हैं, चार्ट का फोटो खींचते हैं और उसके बाद हमें जवाब देते हैं। तो ढेरों जवाब हमारे पास आ रहे हैं, उसमें से ये है लकी विजेता। लेकिन बाजार का रुख वापस करते हैं और देखिए, इस समय 18% नीचे जेपी एसोसिएट कारोबार कर रहा है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक है। इसने भी बहुत लोगों को फंसाया। जैसे आपने डॉक्टर रेड्डी दिखाया ना, ऊपर जाता था तो बेच के पैसा बनता था। इस शेयर में भी अगर आप 1-1.5 साल का चार्ट दिखाएंगे तो आप 2 साल का, 5 साल का। हरियर साहब, बहुत लोगों के पैसे लगे हैं। अच्छा, हाल ही में खबरें ये आई थी कि राकेश झुंझुनवाल ने शेयर खरीदा, उसके बाद कई लोग खरीदने निकले और हम लगातार कह रहे थे कि इस सब चक्कर में पड़िएगा मत। लेकिन जिन्होंने खरीदा, देखिए वो आज नुकसान में है। 6 महीने का चार्ट दिखाते हैं, वो ज़्यादा बेटर तस्वीर दिख रहा है, क्योंकि ये खबर जो है, जो मैं बता रहा हूँ, ये 6 महीने पीछे की है। और जैन साहब से भी एक फिर राय लूँगा। पहले हरियर साहब आप बताइए, अब जेपी एसोसिएट में क्या किया जाए? नहीं, पहले बात, आप अंदर हैं तो पहले बाहर निकल जाइए, आप बाहर हैं तो बाहर ही रहिए। मैं मानता हूं कि जहां तक ऐसे स्टॉक्स का सवाल है, आप इन चीज़ों को ज़्यादा मायने मत दीजिए कि कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, क्योंकि जहां तक आपके एक इन्वेस्टर इंटरेस्ट का सवाल है, आई थिंक ऐसे स्टॉक्स जिनके जो डेट है वो इनके मार्केट कैप से लगभग 10-12 गुना है। आई थिंक ऐसे स्टॉक्स खरीद के आपको क्या फायदा हो सकता है? तो मैं तो मानता हूं कि जेपी एसोसिएट स्टॉक से अब दूर रहना बेहतर है। और यदि आप अंदर चले गए हैं तो जो भी लॉस है बुक करके एक बार बाहर आ जाइए। आई थिंक यू कैन पुट इट टू बेटर यूज इन दिस मार्केट। बात है। जैन साहब, आपकी भी टिप्पणी चाहिए, क्योंकि मुझे याद है जब ये खबर आई थी तो आप भी मेरे साथ कह रहे थे कि बनता नहीं है इसमें निवेश करना, मुझे याद है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये स्टॉक ऐसा है कि ऐसे कई स्टोरीज अब आजकल तो क्या बहुत आम हो गई है और इन पे राय देना भी एक सबसे इजी हो गया कि दूर रहें। जहाँ पे डेट्स ज़्यादा है वहाँ से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और आने वाले दिनों में देखिए ब्याज की दरें बढ़ेगी, जब बॉन्ड यील्ड्स वगैरह सब बढ़ रहे हैं और जहाँ पे ये बड़े बड़े लोन्स लिए हुए हैं उनको प्रॉब्लम आने वाली है। और ऑलरेडी ये कंपनी एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुआ है, हालांकि इन्होंने काफ़ी कोशिश की कि फैमिली सिल्वर को इन्होंने काफ़ी बेचा, कई चीज़ें की, बट ये सारे एक्शन खराब गए और बीच में ये 30 रुपये के लेवल्स तक भी जाके फिर वापस से 18 पे सपोर्ट लेता था, फिर 18 से 25 का कई दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। और देखिए राकेश झुंझुनवाला जी ने लिया है तो उनकी रिस्क प्रोफाइल, उनकी इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल सब कुछ डिफरेंट है। और एक नॉर्मल इन्वेस्टर जो टीवी देख रहा है, जो हमें सुन रहा है, वो अगर ले रहा है तो वो अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझे और उसके बाद अपने हिसाब से स्टॉक्स को ले। क्योंकि वो हो सकता है कि उनके लिए ये एक छोटा इन्वेस्टमेंट करके ये हो सकता है कि कोई एक बड़ा दाव लग जाए, वैसे 10-5 ऐसे जंक इन्वेस्टमेंट्स करने में और एक चल जाए तो बहुत बड़ा पैसा बन सकता है। बट यहाँ तो जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड एंड मनी को लगाते हैं और वो लूज़ करते हैं तो बहुत ख़राब लगता है। तो इसीलिए कोई भी जनों को ऐसे फॉलो मत कीजिए। सबके अपने अपने प्रोफाइल्स और अपनी अपनी किस्मत होती है, मैं तो ये भी कहूँगा। तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा दूर घुसे नहीं है, वो तो बिल्कुल नहीं घुसे, और जिन घुसे हुए हैं वो भी कोशिश कर ले एग्जिट करने की। प्रदीप, एक स्टॉक देखिए, पेट्रोनेट एनर्जी, हम कह रहे थे ये पहले से हम बताते आ रहे हैं सबको कि रिजल्ट खराब आने वाले हैं। रिजल्ट खराब आए, शेयर 5% नीचे था और देखिए शेयर में क्या रिकवरी देखने को मिली। अब रिजल्ट आने के बाद ये केवल 0.5% ही नीचे रह गया है। तो बाजार है सुप्रीम, बाजार को पहले ही पता होता है कि क्या होने वाला है। तो देखिए लोगों ने पहले से शॉर्ट पोजीशंस बना ली थी और हमारे एक्सपर्ट श्रीकांत भी कह रहे थे कि ये तो इतने दिनों से गिर रहा है, अब रिजल्ट आए हैं। ये बताइए वागले साहब, क्या आप पुल बैक के लिए प्ले करें या छोड़ दें? हेमंत, मैं अवॉइड करूंगा। आप सही कह रहे हो, स्ट्रेंथ नहीं है स्टॉक में, वीकनेस है, तो पुल बैक के लिए प्ले करना मतलब नहीं बनता है और लोअर लेवल्स देखने को मिलेंगे। वैसे पुल बैक आया है, बिल्कुल ये स्टॉक 220-222 जा सकता है, पर ऑन द डाउन साइड 200 की तरफ भी जा सकता है। तो 200-222 ये मेरे लिए स्टॉक की रेंज है। तो फिलहाल ट्रेड नहीं करेंगे वागले साहब।
लेकिन एक स्टॉक जहां नतीजे के पहले मूवमेंट आ रही है वो है L&T टेक्नोलॉजीज। कल इसके भी नतीजे आने वाले हैं और हालांकि इसका अनुमान हमारे पास नहीं है, लेकिन नतीजे के पहले ज़बरदस्त मजबूती देखने को मिली है। श्रीकांत, क्या आप तेजी की कॉल देंगे L&T टेक्नोलॉजी पे? 1200 जो 80-85 के आसपास जो ट्रेड कर रहा है वही ये स्टॉक है ना, बिकॉज इसमें 2 स्टॉक है। करेक्ट। नहीं देखिए, बिल्कुल इसमें प्रदीप जी काफ़ी अच्छा ट्रेंड है और एक अच्छा एक राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन बन रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस 1500 के लेवल्स को छू सकता है। और चूंकि मार्केट में अगर आप बाकी मिड कैप आईटी को देखते हो तो वो अपने इंपॉर्टेंट एक्सट्रीम हाइस के करीब जा चुके हैं, या तो वहाँ से वो करेक्ट हो रहे हैं। लेकिन ये स्टॉक जो ऐसा है वो पहले से करेक्ट हुआ था और अभी वापस इसमें एक बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक इस लेवल से भी बाय किया जा सकता है 1500 के टारगेट्स के लिए। और यहाँ से अगर लंबी अवधि का नजरिया हो तो मुझे लगता है शायद ये स्टॉक 1700 या 1800 के लेवल्स को भी दिखा सकता है। तो ये बाय है करंट लेवल से। ओके, हरी आप ट्रैक करते हैं L&T टेक सर्विसेज को, कोई व्यू देंगे इस पे? नहीं, इनफैक्ट ये जो L&T IT सर्विसेज है मिड कैप, इट्स अ मिड कैप IT कंपनी। और हमारा मानना है कि जिस तरह से इन्होंने एक नीश एरिया में अपना स्ट्रेंथ बनाया हुआ है, आई थिंक इवन वैल्यूएशन वाइज काफ़ी रीजनेबल है और इवन इन टर्म्स ऑफ बिजनेस विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि एवरी डिप पे स्टॉक को खरीदना चाहिए। इनफैक्ट हमारा रिकमेंडेशन यही है कि विद इन द IT स्पेस जो फ्रंटलाइन IT है वो काफ़ी हद तक फुल्ली प्राइस हो चुका है। तो जो रियल वैल्यू है दैट इज एक्चुअली अवेलेबल इन मिड कैप एंड मिड टू लार्ज कैप IT, जैसे L&T इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे पोलारिस है, जैसे हेक्सावेयर है। आई थिंक ऐसे स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। सेंचुरी टेक्सटाइल पर रखिएगा नज़र। अब आप देखिए ये बहुत तेज़ी से गिरा भी और अब निचले स्तरों से रिकवर भी हो रहा है। 1010 के लेवल के आसपास वागले साहब सुबह सुबह इस लेवल का बात कर रहे थे कि यहाँ पर ये जाकर स्टेबल हो सकता है। तो देखिए 1010 के आसपास ये स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आज बड़ी वॉल्टिलिटी स्टॉक में देखने को मिली। हरिहर साहब ये बताइए कैसे रीड किया आपने इन सब डेवलपमेंट्स को? सेंचुरी टेक्सटाइल में से जो सीमेंट का कारोबार है वो निकल जाएगा और इस खबर के चलते आज सेंचुरी टेक्सटाइल में गिरावट देखने को मिली। अल्ट्राटेक थोड़ा सा स्टेबल रहा, हालांकि बहुत बड़ी तेजी अल्ट्राटेक में भी नहीं हुई, लेकिन गिरा नहीं है अल्ट्राटेक का। ये बताइए और साथ में मेरे को ये भी समझाइए, ये ACC, अंबुजा, इंडिया सीमेंट, ये सीमेंट कंपनियां नया 52 वीक लोज क्यों हर रोज लगा रही हैं? देखिए 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो जहाँ तक सेंचुरी के सीमेंट डिवीजन के एक्विजिशन का सवाल है, ये कोई नई बात नहीं। आई थिंक ये तो पिछले 3-4 साल से हम बात सुनते आ रहे हैं। तो ये इन्हीं एक्सपेक्टेशन में सेंचुरी एक्चुअली काफ़ी अप्रिशिएट करती है। 400 का स्टॉक आई थिंक 1000 के ऊपर पहुंच चुका है ऑलरेडी। तो ये नॉर्मली मार्केट में एक ट्रेंड होता है कि बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़। तो आई थिंक वही हो रहा है और जिन्होंने भी सेंचुरी खरीदा हुआ है आई थिंक 1000 के ऊपर वो बाहर निकल रहे हैं। जहाँ तक अल्ट्राटेक का सवाल है, देखिए ये एक्विजिशन के बाद उनका जो टोटल कैपेसिटी है वो लगभग 106 मिलियन टन्स का कैपेसिटी है एंड बाय फार इट इज द लार्जेस्ट इन इंडिया। तो मैं मानता हूं कि धीरे धीरे इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री कंसोलिडेट हो रहा है और यदि ACC और अंबुजा का अपना प्राइस पे इंप्रूवमेंट लाना है तो उनका जो मर्जर डील है वो जल्दी इनको कंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि वो मर्जर डील अब तक नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से बोथ ACC एंड अंबुजा हिटिंग न्यू लोस। तो मर्जर के इंतजार में यहाँ पर आप देख रहे हैं दबाव बनते हुए, लेकिन पूरे के पूरे सीमेंट सेक्टर का ट्रेंड तो फिलहाल कमजोरी का है और अब फिर बारिश का मौसम भी करीब आ रहा है। मिड कैप्स फाइनली कमजोरी के साथ बंद होते हुए, लेकिन एक सेगमेंट जहां पर हमने लगातार तेजी देखी, पिछले हफ्ते से ही शुरुआत हुई है और थोड़ी चौंकाने वाली है, वो है शुगर। संदीप जैन, आपका क्या व्यू बनता है? आप देखिए बलरामपुर चीनी तो चला ही है, इसके अलावा द्वारिकेश, धामपुर, इन तमाम स्टॉक्स में अभी भी मैं देख रहा हूँ जाते जाते भी अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। अगर मैं आपको एक आध एग्जाम्पल ही बताऊं, द्वारिकेश शुगर मिसाल के तौर पे इस वक्त इसमें करीब 3 गुना वॉल्यूम होते हुए नजर आए हैं इसके औसत वॉल्यूम के मुकाबले। और बलरामपुर चीनी अगर आप देखें कैश मार्केट में करीब 2.5 गुना वॉल्यूम यहाँ पर होते हुए दिखाई दिए हैं। त्रिवेणी में भी करीब 2.5 से 3 गुना वॉल्यूम होते हुए दिखाई दिए हैं। क्या लगता है आपको? देखिए मेरे हिसाब से तो अवॉइड करना चाहिए सेक्टर को। ठीक है, ये जब भी कोई भी हो सकता है कि सरकार की तरफ से कोई न्यूज़ आ रही हो या इस सेक्टर के फेवर के लिए, कई बार इतना इंटरवीन्ड कमोडिटी है ये पॉलिटिकली, और इंडिया में इस पर्टिकुलर कमोडिटी पे इतना ज़्यादा कोई ना कोई अनाउंसमेंट्स रहते हैं, तो उसकी वजह से ये वॉलेटिलिटी बनी रहती है। कई बार एकदम नीचे आ जाए तो डेड कैट बाउंस सा दे दे, बाकी फंडामेंटल्स ख़राब हो चुके हैं, भले वो शुगर के हो या इन कंपनियों के हो। तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा दूरी बनाए रखें और
ओवर सप्लाई है, प्राइजेस भी कोई बहुत मजबूत नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो दूरी बनाए रखने में ज़्यादा समझदारी है। और वैसे भी कमोडिटी स्टॉक्स में बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करे वो ज़्यादा अच्छा है। ट्रेडिंग करे वो बात अलग है, ट्रेडिंग चार्ट्स देख के कीजिए, बट फंडामेंटल्स यहाँ पे ऑलरेडी कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है। ठीक बात है, बात तो थोड़ा सा दूर रहिए इन स्टॉक से। कुछ और एक्सीडेंट्स बता दूं, एक्सीडेंट्स किटेक्स गारमेंट 20% का लोअर सर्किट यहाँ पर लगा हुआ है। आज बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे स्टॉक्स जो पहले इसके नतीजे वीकेंड के दौरान आए थे, 8 के माइल एक और ऐसा स्टॉक का जो हम देखिए, ये सारे शेयर वो हैं। किटेक्स गारमेंट लाते हैं हम, बलरामपुर चीनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम उससे आगे बढ़ चुके हैं। किटेक्स लाते हैं और 8 के माइल्स आपको दिखाते हैं, क्योंकि जिन शेयरों की बात कर रहे हैं वो आपके सामने आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। प्रदीप, ये वो स्टॉक्स हैं जिस पर CNBC आवाज़ ने हमेशा लोगों को चौकन्ना किया है, जिस पर हमेशा हमने बताया कि कभी आप यहाँ पर पैसा मत डालिए और आप फंस सकते हैं। और 8 के माइल्स भी इसका एक सटीक उदाहरण है। आप देखिए 11% नीचे आज ये मिड कैप स्टॉक कारोबार करता हुआ। किटेक्स गारमेंट में 20% की गिरावट देखने को मिल रही है। इंडियन मेटल एक इसी तरह का और शेयर है, यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ अच्छे शेयर भी आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कैपेसिटी इंफ्रा आप देखिए, ये 10% नीचे है। शक्ति पंप ये 10% नीचे है। ITI ने ज़बरदस्त तेज़ी के बाद देखिए आज यहाँ पर 10-11% की गिरावट दिखाई है। BML की तो हमने बात करी ही। अशोका बिल्डकॉन में 8-9% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो वेंकीज देखिए ये 8% नीचे कारोबार कर रहा है। कुछ अच्छे शेयर भी हैं मिड कैप्स जो बड़ी गिरावट इस समय झेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो मिड कैप्स के लिए बड़ा मुश्किल भरा दिन है। और जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में जैन साहब ने कहा था, वो बिल्कुल सही कहा था कि रिटेल इन्वेस्टर्स दरअसल बहुत परेशान है इस समय। जो मिड कैप्स में मार पड़ी है इन नए नियमों के चलते जो सेबी ने म्यूचुअल फंड्स पर डाले हैं, आप देखिए वही एक कारण है जिससे मूड सेंटिमेंट कमजोर हो रहा है। तो 80% स्टॉक बाजार में नुकसान के साथ बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। 10,500 के लेवल नहीं टूटे, इतनी ही राहत की बात होगी। 25,750 के आसपास निफ्टी बैंक भी बंद होता हुआ नजर आ रहा है, इसके काफी करीब। लेकिन आज का दिन पूरी तरह से रहा है सरकारी बैंकों के नाम, जहां निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। भूषण स्टील की डील रिमार्केबल रही है। कल SBI के नतीजों के पहले जो कॉन्फिडेंस दिखाई दिया है, PNB, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, IDBI बैंक, SBI, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक और आंध्रा बैंक। तो टॉप के 15 स्टॉक्स अगर आप इस वक्त ढूंढेंगे वायदा कारोबार में, उनमें 10 बैंक कम से कम आपको शामिल नजर आएंगे। इसके अलावा बलरामपुर चीनी जो पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है काफ़ी वक्त के बाद, 7% की तेज़ी बैन में है नतीजे के बाद। और शुगर का एक मूव हमने आते हुए देखा। और उसके बाद IT, माइंड ट्री काफ़ी अच्छा हमने यहाँ पर मूवमेंट देखा। लेकिन दिन के आखिर में ज़्यादा बिल्डअप देखने को नहीं मिल रहा है, ये शायद थोड़ी चिंता की बात होगी। TCS हालांकि नए 52 वीक हाई पर बंद होता हुआ आज दिखाई देगा। तो नतीजे के बाद जो कंसोलिडेशन चल रहा था वो पूरा हुआ। एक बार फिर से TCS ने आज बना दिया है नया हाई। निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी दिन के आखिर में जो पोजीशन बन रही है वो यही है। नेट कोई खास बिल्डअप बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। निफ्टी बैंक में फिर भी हल्का है, निफ्टी में तो बिल्कुल भी बिल्डअप नहीं है। यानी शायद आज वो कन्विक्शन जाते जाते बेयर्स नहीं दिखा पाए हैं। हालांकि लगातार नुकसान हो रहा है, हालांकि कमजोर क्लोजिंग है, हालांकि मार्केट ब्रेथ काफी वीक है, लेकिन बड़ी शॉर्ट कैरी करके नहीं गए बेयर आज नई बनाकर, ऐसा लगता है। आज बेयर्स को दिख रहा है एक ही सूचकांक, वो लाते हैं आपके सामने, वो है डाउ फ्यूचर। जब डाउ फ्यूचर 225 पॉइंट ऊपर हो तो कोई भी शॉर्ट नहीं करके जाना चाहेगा, इसीलिए आज 10,500 का स्तर बचा रहा। डाउ फ्यूचर्स दिखाते हैं आपको। और देखिए चाइना का जो बयान आया है, अमेरिका और चाइना ने जो दोस्ती करी है, कह रहे हैं अब हम ट्रेड वॉर में आगे नहीं बढ़ेंगे, हम सहमति कर लेंगे। इस पर आज हांगकांग के बाजारों ने रिएक्शन दे दिया, बाकी एशियाई बाजारों ने रिएक्शन दे दिया, लेकिन दरअसल अमेरिका को आज रिएक्शन देना है और डाउ फ्यूचर इसलिए 200 पॉइंट ऊपर कारोबार कर रहा है। यही एक कारण है जिसके चलते देखिए आज हमने 10,500 को बचाया और ये एक अच्छी संकेत मानी जाएगी। ये इतनी बड़ी खबर है हरिहर साहब, अगर बाजार सही होते तो फिर आज हमारे बाजार भी भाग गए होते, लेकिन क्या कहते हैं, मिड कैप का जो पेन है वो कुछ लार्ज कैप्स में भी पहुंच गया है। ये बताइए अमेरिका चाइना की इस दोस्ती को आपने किस तरह से रीड किया, और अब ग्लोबली क्रूड के अलावा और कोई दिक्कत बची है क्या? नहीं, एक तरह से अच्छा है कि ये जो ट्रेड वॉर की हम बात कर रहे थे वो तो अभी होने नहीं वाला है। तो और ट्रेड वॉर का सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि उससे नॉर्मली एक करेंसी वॉर हो जाता है, डॉलर डिप्रिशिएट हो जाए, रुपी डिप्रिशिएट होता है, तो वो एक बड़ा कंसर्न था, तो वो जा चुका है। आई थिंक जहाँ तक इंडिया का सवाल है, जो दो बड़ी समस्या हैं वो लार्जर समस्या हैं। एक तो क्रूड जो $80 पे है, दूसरा INR जो आई थिंक 68 से आगे जा चुका है। तो जब तक इन दोनों को ओवरहैंग रहेगा, मैं मानता हूँ इंडियन मार्केट्स में प्रेशर बना रहेगा।
बिल्कुल, और हमें तो सुबह से जानकारी है, लेकिन उसके बाद भी आज हम गिरावट होते हुए देख रहे थे। पर दिन के आखिर में ये एक अच्छा संकेत ज़रूर आया है। क्या अब इन लेवल्स पर आने के बाद कल अगर ग्लोबल मार्केट के संकेत अच्छे रहे तो हमें एक बाउंस देखने को मिलेगा? अपेक्षा केवल आप रख सकते हैं। फिलहाल हम आपको केवल संकेत बता रहे हैं कि 10,500 का लेवल काफ़ी अहम है, आसानी से टूटता हुआ नजर नहीं आता। श्रीकांत, क्या कहेंगे आप? सीरीज की शुरुआत से यहाँ पर जिस तरह से एग्रेसिव राइटिंग होती हुई नजर आई है, आज भी कोई अनवाइंडिंग नहीं दिखी। लगता है बुल्स को होप है कि वो ये लेवल बचा लेंगे? देखिए, वैसे 10,500 का जो लेवल आया है वो 10,930 के लेवल्स को छूने के बाद आया, तो 400 पॉइंट का फॉल हो चुका है, वो भी एक 4 या 5 दिन में। और इसी वजह से मुझे लगता है कि एक साइकोलॉजिकल लेवल के बेसिस पे 10,500 में एक सपोर्ट मिला है मार्केट को। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि अगर कल मार्केट अगर ऊपर खुले तो वापस एक सेलिंग आ जाए, तो गैप अप मार्केट ना खुले, ये हमारी ये हम सोच रहे हैं कि अगर मार्केट गैप अप अगर खुल जाए तो उसमें सेलिंग आ सकती है। तो 10,640 650 के करीब मुझे लगता है सेलिंग आ जाएगी, और मार्केट 10,440 450 के करीब शायद एक सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि ये एक एंटायर जो एक रैली हुई थी 9,950 से लेकर 10,970 तक, उसका एक 50% रिट्रेसमेंट लेवल अगर आप लेते हो तो वो आ रहा है 10,440। और मुझे लगता है कि ये एक लेवल रहेगा कि जहाँ से एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि आज मार्केट 10,500 के करीब काफ़ी स्टेबल था। कैपिटल की जो आज लिस्ट हुआ उसके लिए भी एक बार देख लेते हैं किस तरह का दिन रहा। लिस्टिंग तो प्रीमियम पर हुई, लेकिन बहुत बड़ी तेजी इसमें आज के सत्र में नहीं बन पाई, लेकिन कोई बहुत बड़ा करेक्शन भी नहीं हुआ, तो ठीक ठाक दिन रहा इंडो स्टार के लिए, ये आप आज के सत्र में कंक्लूड कर सकते हैं। जैन साहब, श्रीकांत साहब, हरिहर साहब, वागले साहब, आप सबका शुक्रिया, समय निकाला आपने और बढ़िया रणनीति हमारे दर्शकों को आज बना कर दी। इस नोट पर प्रदीप और मुझे दीजिए विदा, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।